नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम JKPSC 10+2 एग्ज़ाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हम टोटल 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 450 प्लस क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। तो अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम आगे की क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना चाहते हैं तो आप हमारे JKPSC 10+2 लेक्चरशिप कोर्स को बाय कर सकते हैं। इससे आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं और अगर आप अभी ये कोर्स को बाय करते हैं और अर्ली 25 कूपन कोड को यूज करते हैं तो आपको 25% ऑफ मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे जो ये कोर्स है ये कोर्स UGC नेट कोर्स के साथ भी अलाइन है। तो अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो आपको UGC नेट प्रिपरेशन में भी मदद मिलेगा। और ऐप पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो के PDF भी हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे पर फ्री PDF सेक्शन में मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री में। तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर व्हिच आर्टिकल और आर्टिकल्स द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स। मतलब कि रीड जुरिडिक्शन के बारे में दिया हुआ है। हाई कोर्ट के रीड जुरिडिक्शन कौन से आर्टिकल में है एंड सुप्रीम कोर्ट के रीड जुरिडिक्शन कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल्स 44 एंड 45, आर्टिकल्स 123 एंड 213, आर्टिकल्स 32 एंड 226 या फिर आर्टिकल 53 एंड 153। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के रीड जुरिडिक्शन दिया हुआ है, रीड जुरिडिक्शन। और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स के रीड जुरिडिक्शन है, इसको याद रखना। और एक चीज याद रखना, जो हाई कोर्ट के रीड जुरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के रीड जुरिडिक्शन से वाइडर है ना। क्यों वाइडर है? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट रीड इशू कर सकता है ओनली in case of the violation of fundamental rights, but high court can issue the writs not only for the enforcement of the fundamental rights but also for redressal of any other injury or illegality। इसलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कंप्राइज्ड ऑफ। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग थे, है ना, कितने मेंबर्स थे? तो 292 members from the British provinces, 4 from chief commissionaries and 93 from princely states, या फिर 294 members from the British provinces, 4 from chief commissionaries and 91 from princely states, या फिर 291 members from British provinces, 3 from chief commissionaries and 95 from princely states, या फिर 292 members from the British provinces and 5 from chief commissionaries and 92 from princely states। तो देखिए, ब्रिटिश प्रोविंसेस से कुछ मेंबर थे और चीफ कमिश्नरीज से कुछ मेंबर्स थे एंड प्रिंसली स्टेट्स से कुछ मेंबर्स थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 292 मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे और 4 मेंबर्स चीफ कमिश्नरीज से थे एंड 93 मेंबर्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स से थे। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो टोटल कितने मेंबर हुए? टोटल 389 मेंबर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शोइंग द स्टेट एंड डोमिनेंट कास्ट इज नॉट करेक्ट। मतलब कौन से स्टेट में कौन सा कास्ट डोमिनेंट है पर करेक्ट नहीं है। पंजाब में जाट सिक्स डोमिनेंट है, ये करेक्ट मतलब करेक्ट मैच है। राजस्थान में राजपूत करेक्ट मैच है। केरला भेलामा ये करेक्ट मैच नहीं है। कर्नाटका लिंगायत ये करेक्ट मैच है। तो भेलामा जो VELAM में होगा, ये जो भेलामा जो कास्ट ग्रुप है ना, ये भेलामा केरला का नहीं है, ये आंध्र प्रदेश का है ना। भेलामा इज ए कास्ट फाउंड मेनली इन आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इलेक्शन कमीशन को एस्टेब्लिश किया जाता है कौन से आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 320, आर्टिकल 324, आर्टिकल 326 या फिर आर्टिकल 312। तो आर्टिकल 324 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था, 324। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस डज द इलेक्शन कमीशन नॉट कंडक्ट? मतलब कि इनमें से कौन सा जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट नहीं करता है? इलेक्शंस टू द लोकसभा कंडक्ट करता है, इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ये भी इलेक्शन कमीशन करता है, इलेक्शन टू द ग्राम पंचायत की जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन कमीशन नहीं करता है, और इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ये भी मतलब इलेक्शन कमीशन करता है। पर ग्राम पंचायत की जो इलेक्शन होता है ना वो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है, वो कंडक्ट करता है उस इलेक्शन को। इसको याद रखना, ग्राम पंचायत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं करता है इलेक्शन। द मोड ऑफ कंडक्ट, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है? ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, या फिर ए स्टेचुटरी रूल है, या फिर ए जुडिशियल डायरेक्टिव्स है, या फिर ए सेट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन। तो इसको याद रखना, जो मॉडल सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन के द्वारा इशू किया गया गाइडलाइन से है ना, इलेक्शन के टाइम ये इशू किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और ये क्या कहता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करें है ना, इसलिए कुछ गाइडलाइंस इशू करता है, मतलब उसको ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज सिमिलर, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो रिमूव किया जाता है वो इनमें से किसके साथ में सिमिलर होता है? रिमूवल प्रोसेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ सिमिलर होता है, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी के साथ सिमिलर होता है, या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा के साथ सिमिलर होता है, या फिर गवर्नर के साथ सिमिलर होता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब कि जो जजेस होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस के रिमूवल की प्रोसेस होता है उसके साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल की प्रोसेस भी मतलब कि सेम होता है ना, रिमूविंग ए सुप्रीम कोर्ट जज के साथ सिमिलर होता है। Which article of the Constitution provides for adult suffrage? एडल्ट सफरेज प्रोवाइड करता है आर्टिकल 325, आर्टिकल 326, आर्टिकल 324 या फिर आर्टिकल 327। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देता है, मतलब इंडिया में 18 ईयर्स एबव, जो भी 18 ईयर्स एबव होते हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट दे सकता है ना, वही तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है। द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैरिड आउट अंडर व्हिच आर्टिकल? तो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के आर्टिकल 58, 61, 72 या फिर 76। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज नॉट एंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है, कौन सा पावर नहीं है? ग्रांटिंग पार्डन्स फॉर कोर्ट मार्शल पनिशमेंट्स, पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट के पास, बिल्कुल है। डायरेक्ट इन द सुप्रीम कोर्ट इन जुडिशियल मैटर्स, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशियल मैटर होता है उसमें क्या प्रेसिडेंट का कोई रोल होता है? कोई भी रोल नहीं होता है ना, उनमें कोई रोल नहीं होता है प्रेसिडेंट का, तो बी इज द करेक्ट आंसर। और सामनिंग सेशंस ऑफ पार्लियामेंट ये सामन कर सकता है। अपॉइंटिंग गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट्स की जो गवर्नर्स होते हैं उसको भी अपॉइंट करते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशियल मैटर्स है उसमें ये कुछ मतलब प्रेसिडेंट साहब कुछ डायरेक्शन नहीं देते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रेसिडेंट्स पावर टू पार्डन, कम्यूट, रेमिट और रिप्राइव पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर, तो कौन से आर्टिकल में पार्डनिंग पावर मेंशन है प्रेसिडेंट के?
आर्टिकल 352, आर्टिकल 74, आर्टिकल 72 या फिर आर्टिकल 356। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर अवेलेबल है। तो ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेसिडेंट के रोल्स एंड ऑफिस एंड अथॉरिटी। तो प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नेशनल इमरजेंसी, और ये कौन किसके द्वारा होता है और कौन से आर्टिकल के द्वारा होता है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं आर्टिकल 75 के तहत किसको, प्राइम मिनिस्टर को, मैच किया हुआ है ऑलरेडी। गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स को आर्टिकल 155 से अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ये भी मैच हुआ है। और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी आर्टिकल 124 से अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ये भी मैच है। तो ऑलरेडी मैच हुआ है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 प्रोक्लेम करते हैं प्रेसिडेंट इससे, है ना। तो इसको याद रखना, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं, गवर्नर्स को भी अपॉइंट करते हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी अपॉइंट करते हैं। तो कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 75, 155 एंड 124। एंड नेशनल इमरजेंसी को भी प्रोक्लेम करते हैं प्रेसिडेंट आर्टिकल 352 से। इसको ये जो आर्टिकल्स है, इन आर्टिकल को याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से मतलब कि अनुमति आए, एडवाइस आए, है ना। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न ए नॉन मनी बिल टू पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन वंस। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। जो प्रेसिडेंट है वो जो नॉन मनी बिल होता है, जो मनी बिल नहीं होता है, उसको रिटर्न कर सकता है पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए। द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव असेंट इफ द बिल इज सेंट बैक अनचेंज्ड। अगर वो जो बिल है फिर से वापस आ जाता है पार्लियामेंट से, तो प्रेसिडेंट को वो उस बिल को असेंट देना ही होता है, बाउंड टू गिव असेंट। तो ये भी करेक्ट है, मतलब ए बी सी तीनों ही करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज। हाँ, हमको पता है कि जो प्रेसिडेंट साहब है उसको हम डायरेक्टली हम वोट नहीं देते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, एमपीज, जो इलेक्टेड एमपीज होते हैं, एंड इलेक्टेड एमएलएज वोट देते हैं उसमें। और उसको इलेक्टोरल कॉलेज भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट साहब। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय a नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से तो प्रेसिडेंट को मतलब कि रिमूव नहीं किया जाता है। प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट का एक प्रोसेस है, आर्टिकल 61 में दिया हुआ है ना। तो ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। द प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 5 years अंटिल ए सक्सेसर इज इलेक्टेड। मतलब प्रेसिडेंट ऑफिस में तब तक काम करेगा 10 years खत्म होने के बाद भी, जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता है। तो ये भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 एंड 3, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है। आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 60 जो है, आर्टिकल 60 कहता है ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 61 तो थोड़ी देर पहले ही बताया, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। एंड जो आर्टिकल 53 होता है वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, है ना। तो प्रेसिडेंट के पास जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो आर्टिकल 53 में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को होल्ड करते हैं फॉर 5 years फिक्स्ड। क्या फिक्स्ड 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, या फिर प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट से होल्ड करते हैं ऑफिस अंटिल द प्रेसिडेंट रिजाइन। जब तक प्रेसिडेंट रिजाइन नहीं देता है तब तक क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होल्ड कर सकता है, या फिर फॉर 6 years। तो ये नहीं होगा।
ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिक्स्ड नहीं होता है प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, है ना, क्योंकि डिसॉल्व भी हो सकता है अगर मेजोरिटी नहीं मिला प्राइम मिनिस्टर को। तो इसलिए प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट ना, प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को होल्ड करते हैं। टेक्निकली द पीएम होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बट इन प्रैक्टिस इट डिपेंड्स ऑन द पीएम्स एबिलिटी टू कमांड मेजोरिटी इन द लोकसभा। जब तक लोकसभा में मेजोरिटी है तब तक पीएम बने रहेंगे। अगर मेजोरिटी खत्म हो गया तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, ईदर हाउस मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा एंड राज्यसभा की मेंबर्स होना ही पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को। एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, जब अपॉइंटमेंट किसी भी प्राइम मिनिस्टर को किया जाएगा उस टाइम पर, या फिर विद इन 6 मंथ्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट होने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर, या फिर ओनली आफ्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, या फिर बिफोर इलेक्शन। तो इसको याद रखना, जब कोई जब कोई प्राइम मिनिस्टर को मतलब कि लोकसभा एंड राज्यसभा में मेंबरशिप नहीं मिलता है तब तक पीएम नहीं बन सकता ना। अगर कोई पीएम बन गया, किसी को बना दिया गया पीएम, और उसके पास लोकसभा एंड राज्यसभा की मेंबरशिप नहीं है, तो उसको 6 मंथ्स की मतलब कि टाइम दिया जाएगा कि 6 मंथ्स के अंदर आपको लोकसभा या फिर राज्यसभा की मेंबर बनना ही बनना है, ठीक है। तो विद इन 6 मंथ्स ऑफ अपॉइंटमेंट के 6 मंथ्स के अंदर उसको मतलब प्राइम मिनिस्टर को किसी भी हाउस का इधर लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबरशिप लेना ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है नीति आयोग की, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तीनों के चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड्स द नेम्स ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रिकमेंड करता है नेम्स ऑफ मिनिस्टर्स को, मिनिस्टर्स की जो नेम मतलब कि अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड करता है किसको, प्रेसिडेंट को, जिससे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं ना। तो ये बिल्कुल सही है। द प्राइम मिनिस्टर डिटरमाइंस द एजेंडा ऑफ कैबिनेट मीटिंग्स। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो कैबिनेट मीटिंग जो होता है उसकी एजेंडा को डिटरमाइन करता है, ये भी सही है। प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं होता है प्राइम मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट, इसको याद रखना। तो 1 and 2 इज करेक्ट, 3 इज नॉट करेक्ट। प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नर मस्ट, मतलब गवर्नर की क्वालिफिकेशन, बी आ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन होना पड़ेगा, और हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, और 35 ईयर्स होना होगा, और होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं, अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है तो वो गवर्नर नहीं बन सकते हैं, और बी ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर भी नहीं होगा गवर्नर। तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर इंक्लूड्स। तो गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर क्या क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, हाँ, जो जितने भी चीफ मिनिस्टर होते हैं उसके अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, असेंट टू बिल्स, और सेंडिंग रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट। हाँ, ये तीनों के तीनों करेक्ट है, मतलब ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। जो गवर्नमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट के, हाँ, जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट होता है वैसे स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है गवर्नर। द गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, हाँ, ये भी करते हैं। और द गवर्नर कैन एक्ट विदाउट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ऑल मैटर्स, नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के बिना सभी मैटर्स के ऊपर गवर्नर एक्ट नहीं करता है ना। तो विदाउट एडवाइस नहीं होगा, तो 3 नहीं होगा, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियाज
कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में दिया हुआ है। तो इंटरस्टेट रिवर्स, इंटरस्टेट में जो रिवर का कॉन्सेप्ट, रिवर के इश्यूज है वो कौन से लिस्ट में है? ट्रेड यूनियंस के इश्यूज, सिटीजनशिप, लोकल गवर्नमेंट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में है ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट में है ना। इंटरस्टेट, तो इंटरस्टेट नाम से ही पता चलता है ये तो कोई मतलब कि यूनियन लिस्ट में होगा, है ना। और ट्रेड यूनियन ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। और सिटीजनशिप कहाँ पर है? सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट में है और लोकल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में है। तो ये जो पीडीएफ है आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, तो जरूर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप से। द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इज डिस्क्राइब्ड इन, तो डिवीजन ऑफ पावर्स मतलब कि जो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये जो पावर का डिवीजन हो रहा है यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में, तो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 370, आर्टिकल 245 या फिर आर्टिकल 246 एंड 7 शेड्यूल एंड आर्टिकल 356। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 246 एंड द 7th शेड्यूल, है ना। पावर्स डिवीजन, है ना, पावर डिवीजन सेंटर एंड स्टेट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है आर्टिकल 320 132 एंड आर्टिकल 136, 137, 143। तो इसको याद रखना। आर्टिकल 132 एपिलिएट जुरिस्डिक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, आर्टिकल 136 स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 137 पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स और ऑर्डर्स, एंड ये सभी के सभी आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये ऑलरेडी मैच हुआ है। तो इसके साथ ही क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। एंड ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे पर जाकर फ्री पीडीएफ सेक्शन से।